नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंडिया एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। ये थोड़ा लंबा है, इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज के पार्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, फूड ग्रेन्स और ऑयल सीड्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश रूल था तब भी और ब्रिटिश के जाने के बाद भी एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई है। इंडिया में 60% जितनी वर्किंग फोर्स, मतलब 60% पीपल, वो लोग जो है वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ के अंदर काम करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर में काम करते हैं। एग्रीकल्चर जो है वो अबाउट टू 22% कंट्रीब्यूट करता है हमारी नेशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और नेशनल इनकम में भी सपोर्ट करता है। क्रॉप्स जो है वो क्रॉप्स और फार्म प्रोडक्ट्स मतलब 18% जितने वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज के लिए। इसलिए इंडियन इकोनॉमी जो है वो जनरली और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए ही इंडिया को एक एग्रेरियन कंट्री, मतलब जो एग्रीकल्चर में बेस्ड कंट्री, ऐसा कहा जाता है। इंडिया में जनरली बहुत सारे जगहों पर एक से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा क्रॉप्स लिए जाते हैं पूरे साल में। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में हमने इतने सारी स्कीम्स डाली, इतना सब कुछ किया, इतनी फर्टाइल लैंड होने के बावजूद भी हमारे इंडिया का एग्रीकल्चर डेवलप क्यों नहीं हो रहा? उसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब इरिगेशन के लिए बहुत कम फैसिलिटीज़ होना। गाँव में जनरली पानी की बहुत कमी रहती है, इसलिए एग्रीकल्चर में वो इरिगेशन नहीं रहता है। फिर बारिश, मतलब सीजनल और अनसीजनल रेंज। अगर सीजनल रेन हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो भी एग्रीकल्चर के लिए प्रॉब्लम, और कम बारिश होती है तो भी एग्रीकल्चर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ज़्यादा पॉपुलेशन, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ सकती है। इंडिया के अंदर बड़े बड़े फैमिलीज़ होते हैं और छोटे छोटे फार्म्स होते हैं, इससे भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंडियन फार्मर्स जनरली अनएजुकेटेड होते हैं, मतलब वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और जनरली पुअर होते हैं। वो लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम यूज़ करते हैं, मॉडर्न मशीनरीज को यूज़ नहीं करते और कोई भी साइंटिफिक अप्रोच यूज़ नहीं करते। वो लोग मेजॉरिटी ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग से फार्मिंग करते हैं। और हम, मतलब कि जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, मतलब जो एजुकेशन लिए हुए बच्चे होते हैं या जिन पीपल ने एजुकेशन लिया होता है, वो लोग एग्रीकल्चर से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। इसलिए एग्रीकल्चर में इतने सारे रिफॉर्म्स लाने के बाद, एग्रीकल्चर में इतना सब करने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डेवलप नहीं हो रहा है। जनरली 6 टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है वो इंडिया में देखी जाती है। वो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर और इंटेंसिव फार्मिंग। अब सबसे पहले हम देखेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए और उस पर अमल भी किया गया, बट इंडियन फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को आज भी उतना अच्छे से डेवलप नहीं किया गया, वो उतनी ही वीक है आज भी। जैसे कि उसकी वजह से फार्मर्स जो है वो कॉस्टली सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं खरीद सकते। और जो फार्म प्रोडक्शन है वो सिर्फ वो अपनी फैमिली के लिए कर पाते हैं, मतलब जो खुद के लिए किया जाता है। मतलब वो जितना अपने फार्म में प्रोड्यूस करते हैं उतना ही वो उसको यूज़ करते हैं, अपनी फैमिली का घर चलाने के लिए वो उतना यूज़ कर लेते हैं। इसलिए उसे कहा जाता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब जो खुद के लिए उगाया गया और खुद ही खाने का, इस तरह से। इसलिए आज भी ऐसा कहा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो लाइफ मेंटेनेंस एक्टिविटी है, मतलब सिर्फ खुद का जीवन चला सके ऐसी इकोनॉमी है, ऐसा एग्रीकल्चर, ऐसा कहा जाता है। अब सेकेंड हम देखेंगे ड्राई फार्मिंग। जब रेनफॉल इनएडिक्वेट हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ ना हो और फार्मिंग जो है वो जनरली रेन पे डिपेंडेंट हो, तब ओनली सिर्फ 1 क्रॉप लिया जाता है पूरे साल में, जो उसकी लैंड के हिसाब से लिया जाता है। उसे कहते हैं हम ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग के अंदर क्रॉप्स है जैसे कि ज्वार, मिलेट और पल्सेस। उन्हें उगाने के लिए हमें कम पानी की ज़रूरत होती है। और गुजरात में वीट और ग्राम जो है वो ह्यूमिड सॉइल्स में उगाए जाते हैं बारिश के बाद। अब हम देख रहे हैं वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग मतलब ऐसी जगह जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती हो, मतलब ऐसे बहुत तूफ़ानी बारिश होती हो, ज़्यादा बारिश होती हो, और जहाँ एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हो पानी के लिए, इरिगेशन के लिए। और अगर उधर बारिश ना भी गिरे और कम गिरे तो भी हम उधर 1 से ज़्यादा क्रॉप ले सकते हैं एक ईयर के अंदर। उसमें हम क्रॉप्स उगा सकते हैं जैसे कि
पैडी, शुगर केन, कॉटन, वीट और वेजिटेबल्स को हम उसके अंदर उगा सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स थे वेट फार्मिंग के। अब हम देखेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और जूम एग्रीकल्चर। इसके अंदर फॉरेस्ट जो होते हैं उसे जला दिया जाता है, उसे काट दिया जाता है और उधर फार्मिंग की जाती है। ये उस जगह पे वो लोग 2 से 3 साल तक फार्मिंग करते हैं और जैसे ही उस सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगती है धीरे धीरे, तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं और दूसरे जंगल के दूसरे पार्ट में भी वही पेड़ काटेंगे, फिर उधर फिर से करेंगे और अगर उसकी फर्टिलिटी कम हुई तो फिर से उसे शिफ्ट कर देंगे। इसलिए वो वन प्लेस टू अनदर शिफ्टिंग रहता है, इसलिए उसे जूम कल्टीवेशन और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। सीरियल्स और वेजिटेबल्स जो है वो इस टाइप के एग्रीकल्चर में हम ग्रो कर सकते हैं। इसका प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है एग्रीकल्चर के अंदर जी। अब हम देखेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होता है जिसके अंदर हम रबर, टी, कॉफ़ी, मैंगो, लेमन, खारेक ऐसे सब चीज़ें बहुत ध्यान से उगाई जाती है। इसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि उसके अंदर बहुत बड़ा पैमाने पे हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, स्किल चाहिए उसके लिए, टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, हमें उसके लिए प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ करना पड़ता है तो प्रोटेक्शन स्किल्स चाहिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिए। तो ये सब चीज़ें चाहिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर। अब हम देखेंगे इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो उसे मैकेनाइज्ड वे में किया जाता है, मतलब उसके लिए एक प्लानिंग के साथ उसे किया जाता है। उसके लिए हमें साथ में चाहिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे से यूज़ होती है उसमें, फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होते हैं और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का उसके अंदर यूज़ किया जाता है। वहाँ जनरली कैश क्रॉप्स को ज़्यादा उगाया जाता है इस टाइप के फार्मिंग के अंदर। इसकी वजह से जो पर हेक्टर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता है। और ये जो टाइप है, मतलब इस टाइप की जो फार्मिंग है उसके अंदर हमें ज़्यादा इकोनॉमिक रिटर्न मिलता है, मतलब ज़्यादा हमें उसका रिटर्न मिलता है उन सीड्स को बेचने से, क्योंकि हमें उसके लिए मैकेनाइज्ड वे में उसके प्लान करके उससे हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स को। तो इकोनॉमिक रिटर्न ज़्यादा मिलने की वजह से इस फार्मिंग को कॉमर्शियल फार्मिंग भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे फार्मिंग मेथड्स। जनरली इंडिया के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो देखी जाती है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होता है जिसके अंदर उस मेथड के हिसाब से, मतलब कि इस टाइप की फार्मिंग में यूरिया और केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स जैसे कोई भी चीज़ यूज़ नहीं होती, जिसमें केमिकल हो ऐसा कोई भी चीज़ उसके अंदर यूज़ नहीं होती। सॉइल के न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाने के लिए उसके अंदर काउ डंग, अर्थवर्म फर्टिलाइज़र और कंपोजिट फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं। और क्रॉप्स के प्रोटेक्शन के लिए इसके अंदर काव यूरिन, नीम सॉल्वेंट्स और बटर मिल्क को यूज़ किया जाता है। जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उसका जो नेचुरल टेस्ट होता है, उसकी स्वीटनेस और फ्रेगरेंस वो केमिकल प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा हेल्दी होती है। उसके अंदर मिनरल्स, विटामिन और लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आज के ज़माने में, मतलब आज नाउअडेज जो ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बिकॉज जो लोग हैं वो अपने हेल्थ के लिए सोच रहे हैं, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स है उसकी डिमांड आजकल मार्केट में बढ़ रही है। और ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स के बढ़ने से, उसकी डिमांड बढ़ने से फार्मर्स को भी बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छे इकोनॉमिक, मतलब बहुत अच्छा मनी वापस मिलता है उनके प्रोडक्ट के लिए। अब हम देखेंगे सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग के अंदर जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबे समय तक रिटेन, मतलब उसको संभाल के रखने के लिए उसकी केयर की जाती है। उसके लिए क्रॉप रोटेशन मेथड यूज़ की जाती है और उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स तभी यूज़ किए जाते हैं जब उसकी सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। उसके साथ ही उसके लिए बायोटिक कंट्रोल्स यूज़ किए जाते हैं, हार्वेस्टर्स यूज़ किए जाते हैं, वाटर कंजर्वेशन यूज़ किए जाते हैं। अब हम देखेंगे मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग वही है जो फार्मिंग के साथ दूसरी एक्टिविटीज़ को भी अंदर इंक्लूड करे, जैसे कि कैटल रियरिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज, वो फार्मिंग के साथ में उसे किया जाए। अब हम देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले देखेंगे खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जनरली मानसून में लिए जाते हैं। खरीफ क्रॉप्स की सीज़न होती है वो रेनी सीज़न होती है, इसलिए उसे खरीफ क्रॉप कहा जाता है। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी
क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग द रेनी सीजन आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप्स। उसका टाइम पीरियड होता है जनरली जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक, मतलब बारिश के सीजन को ही हम उसका टाइम पीरियड बोल सकते हैं, क्योंकि जनरली जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक बारिश रहती है, इसलिए कहा जाता है उसका टाइम पीरियड जो है वो जून जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक रहता है। खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स है जैसे कि पैडी, मेज और ज्वार। पैडी को है उसे सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है जब उसे ग्रो किया जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में लिए जाते हैं उसे रबी क्रॉप्स किया जाता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्रॉप्स विच आर टेकन ड्यूरिंग द विंटर सीजन आर कॉल्ड एज रबी क्रॉप्स। उसका टाइम पीरियड क्या होगा, अक्टूबर नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक। और उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, वीट, ग्राम, बार्ली, लीन सीड्स, वो उसके एग्जाम्पल्स है। अब हम देखेंगे जायड क्रॉप्स। जायड क्रॉप्स मतलब जो समर सीजन के अंदर ग्रो किए जाते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन आर कॉल्ड एज जायड क्रॉप्स। उसकी सीजन क्या रहेगी, उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा, मार्च से लेकर जून तक। उसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, ग्राउंडनट, तिल, फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन और क्यूकम्बर, वो उसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब हम देखेंगे मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। अब इंडिया के अंदर जोग्राफिकल कंडीशंस की डाइवर्सिटीज़ की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, वैरायटी ऑफ लैंड की वजह से और अमाउंट ऑफ रेनफॉल की वजह, इन सभी वजह से हमारे यहाँ हमारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। अब उसे हम डिटेल में देखेंगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे राइस, मतलब पैडी। पैडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप माना जाता है। वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लोग उसे यूज़ करते हैं और इंडिया में तो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की आधी पॉपुलेशन जो है वो राइस को यूज़ करती है। इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है राइस प्रोडक्ट, मतलब पैडी प्रोडक्शन में, चाइना के बाद। मतलब चाइना जो है वो पैडी प्रोडक्शन में फर्स्ट है और इंडिया है वो पैडी प्रोडक्शन में सेकेंड है। पैडी जो है वो 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया, मतलब इंडिया में जितने एरिया में हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं उसके 1/4 पार्ट में हम पैडी ही ग्रो करते हैं। पैडी जो है वो टॉराइड जोन का क्रॉप है। उसके लिए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मतलब थोड़ा ऐसे गर्म और थोड़ा ऐसे कोल्ड एटमोसफियर के बीच का हमें हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल चाहिए। मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। इन सब क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ हम पैडी का प्रोडक्शन कर सकते हैं। कुछ रीजन्स है जैसे कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, वहाँ ये क्रॉप, मतलब वहाँ बारिश का लेवल कम होता है, इसलिए ऐसे क्रॉप पैडी जो है वो इन स्टेट्स में इरिगेशन प्रोसेस के थ्रू लिया जाता है। और पैडी प्रोडक्शन के लिए मेजर, मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमन की ज़रूरत होती है, ह्यूमन लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और फिर जो सदर्न स्टेट्स है जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, बिहार, उड़ीसा, मतलब ईस्ट और सदर्न स्टेट्स में पैडी प्रोडक्शन हम 2 से ज़्यादा टाइम्स ले सकते हैं, क्योंकि उधर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। गुजरात में देख ले तो गुजरात के अंदर हम सूरत, पंचमहल, अहमदाबाद, खेड़ा, उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में पैडी को ग्रो कर सकते हैं। और पैडी जो है उसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए पैडी के फील्ड्स को जनरली अंडर वाटर, उसके पूरे फील्ड को पानी के अंदर डूब जाता है। इस तरह से उसकी ग्रोन होता है पैडी का। पैडी जो है वो इरिगेशन मेथड्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, स्प्रिंकलर्स को यूज़ करके उसे कम पानी के साथ भी हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये था हमारा पैडी। अब हम देखेंगे वीट। वीट जो है वो सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है पैडी के बाद। वीट जो है वो इंडिया के 1/3 एरिया में, 1/3 एरेबल लैंड में ग्रो होता है। वीट जो है वो सस्टेनेबल फूड है, मतलब जो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के पीपल है वो जनरली वीट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। वीट है वो रबी क्रॉप है और वो टेम्परेट जोन का है। उसको ब्लैक फर्टाइल और लोमी सॉइल चाहिए। उसके क्लाइमेटिक नीड्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। वीट को ग्रो करने के लिए ब्लैक और फर्टाइल लोमी सॉइल चाहिए। मोर देन 75 एनुअल रेनफॉल चाहिए। वीट जो है वो
लेसर रेनफॉल के साथ अगर लेसर रेनफॉल हो तो भी इरिगेशन के साथ ग्रो कर सकते हैं। वीट जो है वो ऐसी जगह ग्रो नहीं किया जा सकता जहाँ 100 डिग्री से ज़्यादा उसका रेनफॉल रहता है। वीट जो है उसे लेस लेबर फोर्स की ज़रूरत होती है, मतलब उधर ह्यूमन लेबर की ज़रूरत बहुत कम रहती है, क्योंकि मेकनाइजेशन जो है वो वीट कल्टीवेशन में इंट्रोड्यूस हो चुका है। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद वीट प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। वीट कल्टीवेशन वो जनरली नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में हम देखने को मिलता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और ये 3 स्टेट्स जो है वो ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नेशनल प्रोडक्शन ऑफ वीट जनरेट करते हैं। एज वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी होने की वजह से उनकी पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। पंजाब के अंदर कैनल वाटर की वजह से प्रोडक्शन होने की वजह से पंजाब को है वो वीट बाउल कहा जाता है। पंजाब में कैनल वाटर का अच्छे से यूज़ होता है, इसलिए पंजाब को वीट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। वीट जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में भी ग्रो होता है, पर गुजरात के भाल रीजन के जो वीट्स है उसे भालिया वीट कहा जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। गुजरात के अंदर राजकोट, खेड़ा और महसाणा डिस्ट्रिक्ट्स में भी वीट ग्रो किया जाता है। और मतलब दूसरे फूड ग्रेन्स के मुकाबले वीट जो है वो हम ज़्यादा डेली यूज़ पे उसे यूज़ करते हैं। उसकी बहुत सारी आइटम्स हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि रोटली हो गया, भाकरी, सेव, लापसी, लड्डू, वो सभी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। और मतलब सभी फ्रूट ग्रेन्स में वीट जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, इसीलिए ही वीट को किंग ऑफ द ग्रेन्स कहा जाता है, मतलब फूड ग्रेन्स का राजा कहा जाता है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्रॉप, वो है ज्वार। ज्वार जो है वो पैडी और वीट के बाद सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में, और उसके लिए हमें ड्राई और लेस रेनी रीजन जो सदर्न पेनिनसुला के है उसमें ज्वार ग्रो किया जाता है। ज्वार है वो दोनों क्रॉप में आता है, खरीफ और रबी, वो दोनों क्रॉप कहा जाता है। उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस हम देख लेते हैं। उसके लिए क्लाइमेट होना चाहिए 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ब्लैक और लोमी सॉइल उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस रहती है। मतलब ज्वार जो है वो जनरली महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात स्टेट्स में ग्रो किया जाता है। गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा सूरत और तापी डिस्ट्रिक्ट्स में हम ज्वार ग्रो होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्रॉप है मिलेट। मिलेट जो है उसे ग्रेन ऑफ लेबरर्स कहा जाता है, मतलब जो लेबर्स होते हैं, लेबरिंग फोर्स करते हैं, उन लोगों का ग्रेन कहा जाता है, मतलब वो लोग जनरली इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्लाइमेटिक कंडीशंस देख लेते हैं। वो होते हैं 25 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल जो है वो 40 to 50 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, और लाइट सैंडी सॉइल होनी चाहिए। मेजर स्टेट्स जो है वो जो मीट को प्रोड्यूस करते हैं वो है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। गुजरात के अंदर जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा मिलेट को प्रोड्यूस करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्रॉप है मेज़। मेज़ जो है वो खरीफ क्रॉप है। मेज़ जो है वो पूरे वर्ल्ड में पैडी और वीट के बाद सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। मेज़ है वो जनरली हायर हिली एरियाज़ में ग्रो किया जाता है। वो एक स्टेपल फूड है पीपल के लिए। मेज़ के अंदर स्टार्च होता है, ऑयल प्रोटीन होता है, और उसे बायोफ्यूल की तरह भी यूज़ करते हैं, इसलिए उसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके लिए स्लोपी, ब्लैक, हार्ड, रॉकी एंड वाटर फ्लो वाली जो सिचुएशन या लैंड होती है वहाँ उसे सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल और 21 to 27 डिग्री सेल्सियस इट्स टेम्परेचर। इस मेज़ को है वो जनरली एनिमल फॉडर, धानी और ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है। उससे पॉपकॉर्न और एडिबल ऑयल भी बनता है। मेज़ के मेजर स्टेट्स जो है उसे प्रोड्यूस करते हैं वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। अब गुजरात के अंदर जो है वो मेज़ है वो पंचमहल, दाहोद, साबरकांठा और अरवली डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ग्रो किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पल्सेस। पल्सेस जो है वो वेजिटेरियन के लिए मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। पल्सेस के अंदर आता है तुवेर, मूंग, ग्राम, बीन्स, मठ, उड़द, वो सब पल्सेस में आते हैं। जो तुवर, उड़द, मग और मठ है वो खरीफ क्रॉप्स है, और ग्राम, पीस,
और मसूर वो रबी क्रॉप्स है। पल्सेस जो है वो सभी स्टेट्स के अंदर ग्रो किए जाते हैं और वो ऐसे स्टेट्स में ग्रो नहीं किए जाते जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो। मेजर पल्स प्रोडक्शन स्टेट्स में आते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और बहुत सारे। और अब देखेंगे गुजरात के अंदर तुवर जो है वो सबसे ज़्यादा वडोदरा में ग्रो की जाती है। मूंग और मठ है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किए जाते हैं और उड़द जो है वो पाटन डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किए जाते हैं। पल्सेस के अंदर नाइट्रोजन होता है, इसलिए जब हम दो क्रॉप के बीच में क्रॉप रोटेशन कर रहे हो तब भी उसे इंटर क्रॉप की तरह यूज कर सकते हैं और मेन क्रॉप के साथ भी इसे ग्रो कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स इंडियन मील के मतलब इंडिया के खाने में ऑयल की बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन होती है। ऑयल को बनाने के लिए मतलब एडिबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑयल सीड्स में से उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है जिसमें से ऑयल हमने निकाल लिया, उसके बाद जो पोर्शन बच जाता है उसे एनिमल फॉडर और बायोटिक मैन्योर की तरह भी यूज किया जाता है। अब हम ऑयल सीड ग्राउंडनट ऑयल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है ऑयल सीड्स के अंदर, सबसे ज़्यादा उसका यूज होता है। उसके लिए ब्लैक और लोमी और सैंडी सॉइल का मिक्सचर ऑयल सॉइल यूज की जाती है जो पानी ना रिटेन करके रखे, मतलब पानी सोख कर ना रखती हो, ऐसी सॉइल यूज की जाती है। उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस रहती है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 50 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल। ग्राउंडनट जो है वो खरीफ क्रॉप की तरह सोन किया जाता है, मतलब उसे उस तरह से उगाया जाता है और उसको समर में भी ग्रो किया जा सकता है इरिगेशन फैसिलिटीज के साथ। ग्राउंडनट के मेजर प्रोड्यूसर्स है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। इंडिया जो है वो सेकेंड रैंक पे आता है चाइना के बाद ग्राउंडनट प्रोडक्शन के अंदर। गुजरात जो है वो ग्राउंडनट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। गुजरात के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कि जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट और भावनगर, वो ग्राउंडनट को प्रोड्यूस करते हैं। ग्राउंडनट ऑयल जो है वो मेजोरिटी गुजरात में ज़्यादा यूज़ होता है एज ए एडिबल ऑयल, मतलब गुजरात के लोग ग्राउंडनट ऑयल को खाने में यूज़ करते हैं ज़्यादा। अब हम देखेंगे सेसम और तिल। तिल ऑयल जो है वो इंडिया में बहुत सालों से यूज़ किया जाता है, मतलब वो एंशियंट टाइम से यूज़ किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में वो मतलब जो तिल है वो तीन सीजन में ग्रो किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में वो खरीफ क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है, साउथ इंडिया में वो रबी क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है और उसे जायद क्रॉप की तरह भी ग्रो किया जाता है। इसलिए जो तिल है वो तीन सीजन में ग्रो किया जाता है। सभी स्टेट्स ऑलमोस्ट तिल को ग्रो करते हैं। सभी ऑयल सीड्स में सबसे ज़्यादा ऑयल कंटेंट जो होता है वो तिल के अंदर होता है, इसलिए मेजोरिटी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा जगहों पे तिल के ऑयल को एज एडिबल ऑयल यूज़ किया जाता है। उसके मेजर प्रोड्यूसर्स है गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। गुजरात जो है वो तिल के प्रोडक्शन में सबसे आगे है और उसमें भी बनासकांठा रीजन है वो सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। जो पूरे वर्ल्ड में तिल का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर कोई करता है, तिल ऑयल का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर कोई करता है तो वो इंडिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्रॉप है मस्टर्ड। मस्टर्ड जो है वो रबी क्रॉप में आता है और वो एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है नॉर्थ इंडिया के लिए। नॉर्थ इंडिया में मस्टर्ड ऑयल को एज एडिबल ऑयल भी यूज़ किया जाता है और मस्टर्ड ऑयल को मेडिसिनल और एडिबल ऑयल दोनों तरीके से यूज़ किया जाता है। उसके लार्जर प्रोड्यूसर्स है वो मेजर प्रोड्यूसर्स है वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश। अब हम देखेंगे कोकोनट जो है वो हॉट और ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट में और सलाइन लैंड में ग्रो किया जाता है, मतलब जो पानी के आसपास मतलब सी के आसपास, रिवर के आसपास उसे ग्रो किया जाता है। इंडिया के अंदर कोकोनट प्लांटेशंस जो है वो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार ऐसी जगह पे देखने को मिलते हैं। गुजरात में भी गुजरात के कोस्टल रीजन्स में, गुजरात के कोस्टल एरियाज में कोकोनट ग्रो किया जाता है और ऐसा स्पेशल टाइप का कोकोनट ट्री भी डेवलप हो रहा है जो छोटा भी हो और बहुत ज़्यादा कोकोनट और बहुत अच्छे कोकोनट को वो डेवलप करे, ऐसा कोकोनट ट्री भी डेवलप हो रहा है। साउथ इंडिया में जो है वो कोकोनट कर्नल से कोकोनट ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसे एज एडिबल ऑयल यूज़ किया जाता है। उसके अलावा कोकोनट वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी ड्रिंक भी है, इसलिए उसे उस तरह उसका पानी भी बहुत ज़्यादा यूजफुल और हेल्दी रहता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैस्टर ऑयल।
ही कैस्टर ऑयल है, उसे कॉमनली दिवेल भी कहा जाता है। वो खरीफ और रबी दोनों क्रॉप माने जाते, वो दोनों ही क्रॉप में आता है। 64% के साथ इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कैस्टर ऑयल का, और उसके बाद आता है चाइना और ब्राज़ील, इसलिए फर्स्ट नंबर पे इंडिया आता है। उसमें से 80% ऑफ कैस्टर ऑयल जो है वो गुजरात प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान उसके अदर प्रोड्यूसर्स हैं। गुजरात में कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे कि बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, वो भी उसका उस स्टेट्स में उसका उस डिस्ट्रिक्ट में उसका प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा भी कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पैडी ऑयल एंड मेज ऑयल, वो भी धीरे धीरे एडिबल ऑयल में यूज होते जा रहा है और धीरे धीरे उसका यूज भी बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और फूड ग्रेन्स। अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे बेवरेजेस, कैश क्रॉप्स, रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो पार्ट 2 ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।